हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को हमने पहले डिस्कस कर लिया है और उसके वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं। आज जो है हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं फिनॉल्स के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर ना बेटा 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला अल्कोहल, दूसरा फिनॉल एंड थर्ड वन इज़ ईथर। तो हमने इसको 3 पार्ट कर रखा है और फिनॉल का जो भी टॉपिक्स है, अल्कोहल से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे हमने डिस्कस कर दिए हैं और उसके सारे वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं। ठीक है, आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिनॉल। और फिनॉल की सारी बातें जब डिस्कस हो जाएंगी उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ईथर। मैंने पहले भी कहा था बेटा कि ये चैप्टर जो है ना काफ़ी लेंदी चैप्टर है। लेंदी चैप्टर है, ठीक है। इससे मार्क्स भी ज़्यादा 6 नंबर के पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में, इसलिए आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो। तो इसको पढ़ना तो ज़रूरी है, क्योंकि 6 मार्क्स जो होते हैं एग्ज़ाम में बहुत बड़े मार्क्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिनॉल। फिनॉल नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है बेटा तो अब जान जाइए कि भाई फिनॉल जो होता है वो क्या होता है। हमने आपको बताया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं उसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है एल्केन सीरीज का या एल्कीन सीरीज का या फिर एल्काइन सीरीज का, जो भी हो, तो बेसिकली जो एल्केन सीरीज होते हैं उसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन कम करते हैं, वहाँ पे OH जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो वो अल्कोहल बन जाता है। ठीक है, अब ये जो फिनॉल है, तो अगर हम लोग किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन कम करके या 2 हाइड्रोजन कम करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने ऐड कर दिया, तो फिर उसको हम लोग अल्कोहल बोलेंगे। तो उसको फिनॉल क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि जो फिनॉल होता है उसका भी जो कहा जाए तो जो फंक्शनल ग्रुप के तौर पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही है, OH ही है। तो उसमें क्या होता है, फिनॉल्स आर हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब बेटा आपको ये जानना जरूरी है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को जनरली 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उसमें जितने भी कार्बन एक दूसरे से अटैच होते हैं, जितने भी कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उन सब के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है और वो सारे कंपाउंड्स जो होते हैं सिंगल कोवैलेंट के थ्रू बने हुए होते हैं और ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं। तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स होते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड्स, और एक होता है क्लोज चेन कंपाउंड। क्लोज चेन कंपाउंड में भी 2 तरीके के क्लोज चेन होते हैं। देखो बेटा, एक है क्लोज्ड चेन कंपाउंड, इसको ना बेटा हमने 2 पार्ट में बांट रखा है। एक जो है वो है हमारे पास क्लोज्ड चेन कंपाउंड, एक होता है बेटा क्लोज चेन कंपाउंड को, एक को हम लोग कहते हैं साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, और एक होता है एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में जैसे आ गया ये, एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे आता है इसको हम लोग कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, लेकिन इसका जो नाम है दिस इज बेंजीन, और ये जो है बेटा साइक्लोहेक्सेन।
आई बात समझ में? तो जो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं ना, उसको भी दो पार्ट में हमने बांट रखा है। एक को हम लोग कह रहे हैं साइक्लिक कंपाउंड, जिसमें पूरा जो कार्बन है वो पूरा क्लोज्ड है, ठीक है। और जैसे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोप्रोपेन, ये सारी चीज़ें। और एक है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट होता है। कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है तो फिर उसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। और ये अगर कहीं जुड़ा हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन या जैसे ये देखिए बेटा, ये प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लोब्यूटेन, दिस इज साइक्लोपेंटेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। एक दो 1 2 3 4 5 6 7 साइक्लोहेक्टेन। आ रही बात समझ में? तो ये सारे जो हैं साइक्लिक कंपाउंड तो हैं, लेकिन सब में क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। सारे जो है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, लेकिन जो बेंजीन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम लोग जिसको कह रहे हैं, वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। उसमें कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड भी है, तो वो अनसेचुरेटेड हो गया। आप देखिए, phenols are hydroxyl derivatives of aromatic hydrocarbons in which the hydroxyl groups मतलब OH is directly attached to carbon atom of aromatic ring। एरोमेटिक रिंग का मतलब ही हो गया बेंजीन रिंग। आप यहाँ पे एरोमेटिक रिंग ना लिख के बेंजीन रिंग भी लिख सकते हो बेटा, बेंजीन रिंग ये भी लिख सकते हो। मतलब फिनॉल एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें जो एरोमेटिक रिंग होता है, बेंजीन रिंग जो होता है, उसमें डायरेक्टली जो होता है OH अटैच होता है। अब ये देखो, ये बेंजीन रिंग है और इसमें OH जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग फिनॉल कहेंगे। लेकिन एक यहाँ भी बेंजीन रिंग मैं बना रही हूँ बेटा, ये तो ये फिनॉल है, बट ये फिनॉल नहीं है। क्यों फिनॉल नहीं है बेटा? क्योंकि यहाँ पर जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, यहाँ पे उससे एक और कार्बन जुड़ा है, उससे जाकर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बेंजीन रिंग का कार्बन है, ये उसी के साथ हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये फिनॉल है, बट दिस इज नॉट फिनॉल। मतलब फिनॉल होने के लिए ये जरूरी है कि बेंजीन रिंग के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो डायरेक्टली कनेक्टेड हो, उसके अलावा कुछ भी हो, लेकिन OH होना चाहिए। जैसे देखो, यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, फिर OH जुड़ा है, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं 2-ब्रोमोफिनॉल। यहाँ पे देखिए 2-मिथाइल फिनॉल, जैसे यहाँ पे मेथिल जुड़ा हुआ है दूसरे वाले कार्बन से और OH है, 2-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल, 4-मिथाइल फिनॉल। तो जानते हो बेटा, इसको जो हम लोग है ना, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्थो पोजिशन। पहला मतलब दूसरे वाले कार्बन से और पहले वाले कार्बन से कोई चीज़ें जुड़ी गई हैं तो उसको हम लोग ऑर्थोफिनॉल बोलेंगे। दूसरा पहले से और तीसरे से जुड़ा है तो इसको हम लोग मेटाफिनॉल बोलेंगे। और पहला और चौथे से अगर जुड़ा है कोई भी चीज़ तो उसको हम लोग पैराफिनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल क्या है, चीज़ें समझ आ गई, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, फिनॉल्स हो गया, समझ आ गया। अब नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल में भी यही होता है कि अगर एक फिनॉल है तो मोनो, 2 है तो ड्राई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, इस तरीके से हम लोग उसका भी नोमेनक्लेचर करते हैं उसके नंबर्स के आधार पर। और दूसरा है अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है तो उसके नोमेनक्लेचर के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कॉमन सिस्टम और एक होता है IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम जो उसके सोर्स के आधार पे उसका नामांकन किया जाता है, उसका नाम रखा जाता है। और IUPAC सिस्टम एक ऐसा नेमिंग का सिस्टम है जिसमें जो नाम रखने का मेथड है वो एक रूल के अकॉर्डिंग चलता है, एक नियम के हिसाब से, एक रूल के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किया जाता है, तो उसको हम लोग IUPAC सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कॉमन नेम में देखिए इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम ऑफ nomenclature of parent members of family is phenol. The other members are named as derivatives of phenol. The position of substitution is indicated by the prefix ortho, para, meta. तो देखिए
ऑर्थो किसको कहते हैं? 1 और 2 पहले नंबर के कार्बन से और दूसरे नंबर के कार्बन से अगर कोई चीज़ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। मेटा किसको कहते हैं? 1 और 3 से कोई अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग मेटा पोजीशन कहते हैं। 1 और 4 कार्बन से अगर कोई चीज़ जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग पैरा पोजीशन कहते हैं। जैसे स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है 1 2 3 4 5 6, पहले से और दूसरे से जुड़ा हुआ है तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया। पहले से और तीसरे से जुड़ा है, पहले और तीसरे से जुड़ा है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? 1 और 2 जो होता है ना ऑर्थो होता है। मेटा जो होता है 1 और 3 होता है, और 1 और 4 जो होता है वो पैरा होता है। तो देखिए ये 1 और 4 पर है, 1 2 3 4 5 6, ये 1 4 पोजीशन पे जिसको हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे दोनों ही जगह पे जो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये फिनॉल हो रहा है, ऑर्थो मिथाइल फिनॉल, मेटा मिथाइल फिनॉल, पैरा मिथाइल फिनॉल, लेकिन उसका नाम होगा ऑर्थो डाई मिथाइल बेंजीन, डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ठीक है। तो ये कॉमन सिस्टम में इनका नोमेनक्लेचर हो गया। और दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, all the substitution phenols are named as derivatives of phenols. The position of the substitutions with respect to OH group is indicated by Arabic numerals with carbon carrying hydroxyl group beginning number 1. For example, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा है उसको हम लोग 1 नंबर का कार्बन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले जुड़ गया है तो ये 1 हो गया। कहीं और अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब फिनॉल अगर है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो हमेशा 1 के कार्बन पे ही होता है, विथ कार्बन कैरिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिगिनिंग नंबर 1। मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो वो पोजीशन नंबर 1 पे ही हो। बेंजीन रिंग में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कहाँ पर जुड़ा हो? पहले नंबर के कार्बन से ही जुड़ा हो, तो फिर उसको हम लोग जो है फिनॉल कहेंगे, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर के कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया, दूसरे से मेथिल, तो 2 मेथिल फिनॉल, यहाँ पे 3 मेथिल फिनॉल, यहाँ पे 4 मेथिल फिनॉल, और ये हो गया 2 ब्रोमोफिनॉल, 2 ब्रोमोफिनॉल। या इसको आपने ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्रोमो 1 फिनॉल, या यहाँ पे केवल OL लगा सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। आ रही बात समझ में? तो ये जो है IUPAC सिस्टम में इसका नाम लिखने का तरीका है। तो समझ आ गई बात है कि भाई किस तरह से हम लोग इसका जो है कॉमन नेम लिखते हैं और किस तरह से जो है इसका हम लोग IUPAC सिस्टम में नाम लिखते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा सा है बेटा ये। अब हम लोग आगे बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। आपने ये तो पढ़ गया, समझ लिए कि भाई फिनॉल क्या है, उसका नेमिंग किस तरह से किया जाता है, उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। अब हम ये जानेंगे बेटा कि जो फिनॉल्स हैं उनका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, फिनॉल्स को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से। जैसे हम लोग एल्कोहल पढ़ रहे थे ना, तो फिर हमने ये भी जाना था कि जो एल्कोहल्स होते हैं उनको हम लोग कैसे बनाते हैं, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं। तो इसी तरीके से जो फिनॉल है इसको हम लोग किस तरह से बनाते हैं, लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, कमर्शियल तरीके से इसको कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जाननी है, ठीक है। देखो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल बनाने के कई तरीके हैं। हमने यहाँ पे 3 मेथड का डिस्कस किया हुआ है। पहला है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब देखिए क्या है, बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। अब ओलियम क्या है बेटा, पहले वो समझो। ओलियम जो है मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड, मिक्सचर ऑफ sulfuric acid and sulfur trioxide, that is H2O7। कैसे बेटा, H2 2 है, ठीक है। S की संख्या अगर इन दोनों को मिला दे तो S भी 2 हो गया, ऑक्सीजन दोनों का मिला दे तो 4 यहाँ पे 3 यहाँ पे, टोटल 7 हो गए। यानी जो ओलियम है
ओलियम को हम लोग H2S2 और O7 भी कह सकते हैं। ओलियम क्या है? मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बन सल्फर ट्राईऑक्साइड। ओलियम इज मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड। इतनी बात समझ आ गई कि ओलियम क्या है? ये एक मिक्सचर है। किसका किसका मिक्सचर है? सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा। एंड बेंजीन, ओलियम with oleum and benzene, sulfonic acid so formed is converted to sodium phenooxide by heating with molten sodium hydroxide. This on acidification gives phenol. काफी लंबा प्रोसेस है, समझ आया? कुछ नहीं, देखो क्या है, ध्यान से लाइन पढ़िए बेटा। बेंजीन इज सल्फोनेटेड विथ ओलियम। ठीक है, बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं? सल्फोनेटेड विथ ओलियम, यानी बेंजीन को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। किसके साथ? ओलियम के साथ। बेंजीन ये है और ये हमारा ओलियम है। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या किया? आपस में रिएक्शन करवा दिया। तो क्या बना हमारे पास? बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज सो फॉर्म्ड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होगा फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? इज कन्वर्टेड टू सोडियम फिनोऑक्साइड बाय हीटिंग विथ मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब जो है इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करेंगे बेटा। हीट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनता है। ठीक है, दिस ऑन एसिडिफिकेशन गिव्स फिनॉल। अब इसको हम लोग क्या करते हैं? एसिडिफिकेशन करते हैं, मतलब एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक मिनट, इसका सोडियम फिनोऑक्साइड का एसिडिफिकेशन किया जाता है, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तब जाकर जो है फिनॉल बनता है। आई बात समझ में? यानी सोडियम फिनोऑक्साइड का अगर हम एसिडिफिकेशन करवा दें, सोडियम फिनोऑक्साइड का हम लोग HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, तो जो है हमारा वो फिनॉल बन जाएगा। मतलब ना बेटा, आप डायरेक्टली ये वाला इतना दूर का भी लिख सकते हो सिंपली। जैसे ये सोडियम फिनोऑक्साइड है, ठीक है, सोडियम ऐसे ONA सोडियम फिनोऑक्साइड, इसका रिएक्शन हमने करा दिया किससे? HCl के साथ। बना क्या? फिनॉल बना। OH प्लस NaCl। NaCl देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं NaCl यहाँ लिख दे रही हूँ, NaCl। ठीक है, तो इस तरह भी आप लिख सकते हो कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उससे हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जो लास्ट स्टेप वाला रिएक्शन है आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, कि जब हम लोग सोडियम फिनोऑक्साइड का HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल बनेगा और साथ में NaCl भी बनेगा। ठीक है, लेकिन उसको पूरा लंबे वाले प्रोसेस में इस तरह से दिखा दिया गया। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट। डाई एजोनियम साल्ट के हेल्प से भी हम लोग फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट है, उसको हमने H2O के साथ रिएक्शन करवा दिया, गर्म कर दिया, तो क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा और HCl बनेगा। ठीक है, तो बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट के हेल्प से भी हम लोग जो है फिनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं। इस वाले में, पहले वाले में आप इतना लिख करके भी बता सकते हो, लेकिन इसमें पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि जब हम लोग बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ गर्म करते हैं तो फिनॉल बनता है, N2 बनता है और HCl गैस भी बनता है। ठीक है,
बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड। मतलब ना कि जो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उसको हम लोग कहाँ से पाते हैं, कहाँ से निकालते हैं, तो क्या कैसे पाते हैं? बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड ट्रीटिंग एनिलीन विथ नाइट्रस एसिड। एनिलीन जो होता है ना उसको हम लोग इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं NaNO2 प्लस HCl के साथ इस टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं, ये एनिलीन है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ठीक है, इसी को हम लोग ना बेटा एनिलीन बोलते हैं। NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम बेंजीन डाइसोनियम साल्ट बनेगा, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग वाटर के साथ हीट करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कोई दिक्कत? तीसरा जो तरीका है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब ये क्या है? देखो ये तीसरा तरीका है बेटा, क्या है ये? फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजिंग सोडियम सैलिसिलेट विथ सोडा लाइम NaOH एंड CaO मिक्सचर। मतलब ये बाय डीकार्बोलेशन of sodium salt of salicylic acid। ठीक है, देखिए क्या है, ये हमारा सोडियम सैलिसाइलिक है, उसको हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ CaO और हीट करवा दिया, तो हमारा बन गया सोडियम फिनोऑक्साइड। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, HCl के साथ रिएक्ट करवा देंगे तो हमारा फिनॉल बन जाएगा। अब ये जो है इसको हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको भी हम लोग शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इतने दूर तक लिख सकते हैं, केवल इतने दूर तक। ठीक है, जो हमारा सोडियम फिनोऑक्साइड है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ONA, इसको हमने HCl के साथ रिएक्शन करवा दिया तो बन गया हमारे पास फिनॉल प्लस NaCl, ये बन गया। तो ये लास्ट वाला स्टेप आप लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे बना वो, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल लास्ट वाला स्टेप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरीके हो गए, एक ये हो गया सोडियम फिनोऑक्साइड को जब हम लोग एसिडिफिकेशन कर देते हैं, मतलब HCl के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो फिनॉल बन जाता है। दूसरा जो हमारे पास बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है उसको वाटर के साथ हीट कर देते हैं तब फिनॉल बन जाता है। और तीसरा सोडियम फिनोऑक्साइड को फिर से हम लोग मतलब HCl के साथ रिएक्शन करवा देंगे तो फिर से हमारा जो है फिनॉल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड है वो कैसे बनता है, तो सोडियम सैलिसाइलेट को हम लोग NaOH के साथ हीट करते हैं और सोडियम फिनोऑक्साइड बनता है। फिर ये सोडियम फिनोऑक्साइड ये जो है बेटा, ये सोडियम फिनोऑक्साइड ये जो है HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये प्रिपरेशन के कुछ तरीके हैं बेटा। ठीक है, कि किस तरह से जो है फिनॉल जो है हम लोग बनाते हैं लैब में। आई बात समझ में? उसके बाद है बेटा कमर्शियल प्रिपरेशन। तो कमर्शियल प्रिपरेशन के पहले ना बेटा हम लोग को इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जाननी होती हैं कि ये जो हमारा फिनॉल है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं उसके पहले। अच्छा, ये तो कमर्शियल प्रिपरेशन है, तो कमर्शियल प्रिपरेशन भी आप जो है यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद उसकी हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक ही साथ देख लेंगे। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल क्या होता है बेटा, हमने आपको अल्कोहल पढ़ाया था, उस समय हमने आपको बताया था कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनका भी प्रिपरेशन 2 तरीके से होता है। एक लैब प्रिपरेशन जो हम लोग लैब में टेस्ट करने के लिए बनाते हैं कि भाई ये बन रहा है कि नहीं सही तरीके से, और दूसरा होता है कमर्शियल प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इसमें क्या होता है कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में हम लोग जो होता है अल्कोहल को बनाते हैं। तो यहाँ पर भी जो फिनॉल है उसको बनाने के 2 तरीके हैं, एक लैब मेथड है जो भी हमने पढ़ा 3 तरीके, और दूसरा है कमर्शियल मेथड या कहा जाए इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। किसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी इसका यूज़ होता है, तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में बनाओगे तो काम चलेगा नहीं, हमको काफ़ी लार्ज अमाउंट में बनाना पड़ेगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए
फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग दो प्रोसेस बोलते हैं। क्लोरोबेंजीन से अगर हम लोग फिनॉल बनाए तो उसको हम लोग दो प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फिनॉल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग क्लोरोबेंजीन with 10% aqueous sodium hydroxide solution at about 623 Kelvin under 300 atmosphere and the presence of copper salt to form sodium phenooxide. The sodium salt when treated with dilute HCl gives phenol. This method is called DOE process. ये DOE process क्या है, देखिए पहले क्या होता है ना, क्लोरोबेंजीन को जो है हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, हीट करते हैं। टेम्परेचर कितना रहता है 623 केल्विन और प्रेशर होता है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने क्या किया, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो क्या होगा, H2O जो होता है बाहर निकल जाता है, NaCl जो बाहर निकल जाता है, बचता क्या है, सोडियम फिनोऑक्साइड। और जैसे ही सोडियम फिनोऑक्साइड हो गया, मिल गया, आप उसको क्या करोगे, एसिडिफिकेशन कर दीजिए, डाइल्यूट HCl के साथ उसका रिएक्शन करवा दीजिए, तो फिर हमको फिनॉल मिल गया। पहला वाला ही प्रोसेस चल रहा है। तो ये कमर्शियल प्रोसेस है, ये कमर्शियल तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं डो प्रोसेस। इस प्रोसेस से, डो प्रोसेस से काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में जो है हम लोग फिनॉल को प्रिपेयर्ड कर सकते हैं एक ही साथ, ठीक है। तो ये डो प्रोसेस है और यह जो है एक कमर्शियल प्रोसेस भी है। दूसरा, फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। देखिए, फिनॉल इज प्रिपेयर्ड कमर्शियली फ्रॉम क्यूमीन। Cumene is prepared by Friedel-Crafts alkylation of benzene with propane in presence of phosphoric acid at 523 Kelvin, ठीक है। देखिए क्या है, क्यूमीन कैसे बनता है, यहाँ पे वो बातें बताई गई हैं कि जो बेंजीन है उसका रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा दे रहे हैं, प्रोपीन के साथ। ये बेंजीन है बेटा, इसका रिएक्शन हमने करवा दिया प्रोपीन के साथ एट द टेम्परेचर 523 केल्विन, तो क्यूमीन बना। ये देखिए क्यूमीन है, ठीक है, क्यूमीन देख लिया, यानी बेंजीन रिंग के साथ C3 और H7 प्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तो वो क्यूमीन हो गया, ठीक है। अब क्यूमीन को हम लोग, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। क्यूमीन को हम लोग एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं टू क्यूमीन हाइड्रोक्साइड which upon subsequent hydrolysis with dilute H2SO4 gives phenol and propane acetone जो भी। देखिए क्यूमीन हम लोग पहले इस तरीके से बनाते हैं कि बेंजीन को रिएक्शन करवाते हैं प्रोपीन के साथ एट टेम्परेचर 523 केल्विन, यानी ये जो बेंजीन है और ये जो प्रोपीन है, बेंजीन और प्रोपीन दोनों को हमने आपस में रिएक्शन करवा दिया। किसके प्रेजेंस में बेटा, टेम्परेचर रहेगा 523 केल्विन और H3PO4 जिसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इसके प्रेजेंट में, तो हमारा क्यूमीन बन गया। ये क्यूमीन है बेटा, ये जो पूरा है ना, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, इसी को हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। अब इस क्यूमीन को एयर के साथ, क्यूमीन इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनता है। ये है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, ये बनता है। फिर इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोपर ऑक्साइड विच अपॉन सब्सिक्वेंट हाइड्रोलाइसिस विथ डाइल्यूट H2SO4, मतलब उसको हम लोग डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा फिनॉल बन जाता है और साथ में प्रोपेन भी बनता है, प्रोपेओन या एसीटोन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो आपको क्यूमीन कैसे बना इससे नहीं मतलब होना चाहिए, क्यूमीन किस तरह बनाया जा रहा है इससे नहीं मतलब है, क्यूमीन चाहे जिस तरह भी बनाइए। अब जब आपको क्यूमीन मिल गया तो क्यूमीन को हम लोग ऑक्सीडाइज करवा देंगे एयर के प्रेजेंट में, तो क्यूमीन हाइड्रो पर ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसको हम लोग फिर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंट में, तो जो है हमारा फिनॉल बन जाएगा, मतलब उसका एसिडिफिकेशन करते रहे तो फिर हमारा फिनॉल बन जा रहा है। तो ये कुछ कमर्शियल प्रोसेस हैं जिससे हम लोग जो फिनॉल है उसको काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में, काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है इस फिनॉल को हम लोग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गए, कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े अब बेटा, आते हैं हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा, पहले वो थोड़ी सी जान ली जाए कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना, जो फिनॉल होते हैं वो जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। और ये जनरली जो होते हैं वाटर में पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? द फिनॉल्स आर रिएक्टिव कंपाउंड्स। फिनॉल्स होता है ना, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ये भी जान बेटा, जो फिनॉल होता है अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अब क्या है? द फिनॉल्स आर एक्टिव रिएक्टिव कंपाउंड। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल्स आर द 3 टाइप्स। जो फिनॉल्स केमिकल रिएक्शन करता है वो जनरली 3 टाइप्स का केमिकल रिएक्शन करता है। पहला होता है रिएक्शन ऑफ फिनोलिक ग्रुप, यानी OH ग्रुप के कारण उसमें जो रिएक्शंस होते हैं। रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, स्पेशल रिएक्शन। स्पेशल रिएक्शन में निमिंग रिएक्शंस आते हैं, जो निमिंग रिएक्शंस होते हैं उसको हम लोग स्पेशल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है? रिएक्शन ऑफ फिनोलिक यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण। एसिडिक कैरेक्टर, फिनॉल्स आर वीकली एसिड इन नेचर, they turn blue litmus red and react with alkali metal and alkalis to form their salt, for example। फिनॉल्स जो होते हैं वीकली एसिडिक इन नेचर होते हैं। जो फिनॉल्स होते हैं ना एसिडिक इन नेचर्स होते हैं, और हमने पहले बताया कि अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होते हैं। ये हमारा फिनॉल है, उसको जब हमने एसिडिक कैरेक्टर शो करना है, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हमारा सोडियम फिनो ऑक्साइड बना, ठीक है। अब सोडियम फिनो ऑक्साइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रहा है। अब सोडियम फिनो ऑक्साइड का हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया, सॉरी ये अल्कोहल है, अल्कोहल का हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो फिर से हमारा सोडियम फिनो ऑक्साइड और वाटर बन गया। तो ये क्या प्रूफ कर रहा है कि इसके एसिडिक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो सवाल ऐसे नहीं पूछता है, सवाल ऐसे पूछता है ना बेटा कि 2 रिएक्शन लिखिए जिसमें फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर को शो करता हो। ऐसे 2 रिएक्शन लिखिए जिसमें फिनॉल अपना एसिडिक कैरेक्टर को शो करता हो। तो एक हम लोग फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे? सोडियम मेटल के साथ, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। दोनों ही केस में सोडियम फिनो ऑक्साइड बनेंगे। पहले वाले केस में हाइड्रोजन बनेगा, दूसरे वाले केस में H2O बनेगा। तो ये दोनों जो रिएक्शंस हैं वो यही बता रहे हैं कि जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक इन नेचर होता है। आई बात समझ में? तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई बेटा, और इससे शो होता है कि जो फिनॉल है वो क्या है? एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा। अब दूसरा रिएक्शन है बेटा एक्शन विथ जिंक डस्ट, यानी जो फिनॉल है वो जिंक के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है, जिंक के साथ कैसे रिएक्शन करता है। देखिए तो जिंक के साथ रिएक्शन जो करता है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5OH, दिस इज फिनॉल प्लस Zn। इसको हमने हीट किया तो बना बेंजीन, यानी C6H6 प्लस ZnO, ये बना है बेटा, ठीक है। तो जब फिनॉल को हम लोग जिंक के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन बनता है और जिंक ऑक्साइड बनता है। तो ये इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। एक्शन विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ फिनॉल कैसे रिएक्ट करता है? देखिए ये है अमोनिया के साथ रिएक्शन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, C6H5OH प्लस NH3 एनहाइड्रस ZnCl2, क्या बनेगा बेटा? एनिलीन, यानी C6H5NH2 प्लस H2O। ये है, मतलब इतने बड़े से रिएक्शन को आप एक लाइन में इस तरह लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको ये वाले जो रिएक्शंस हैं वो मतलब इसके स्ट्रक्चर वाले रिएक्शंस होते हैं बेंजीन के, उनको समझने में बड़ा दिक्कत होता है और उनको बड़ा ऑड सा लगता है कि भाई इतना बड़ा रिएक्शन कैसे याद होगा। तो इतने बड़े रिएक्शन को आप इतने छोटे तरीके से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, और इस रिएक्शन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं फिनॉल की, ठीक है। उसके बाद बेटा चौथा नंबर है एक्शन विथ बेंजील क्लोराइड
और benzoylation. Phenol react with benzyl chloride in presence of aqueous NaOH to form phenol benzoate. मतलब फिनॉल जो है वो जब बेंजील क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो फिनाइल बेंजोएट प्लस HCl बनता है। इस रिएक्शन को तो भाई याद ही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो इसको आप लिख सकते हो C6H5OH प्लस C6H5COCl। इसको हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दिया तो बनेगा हमारा C6H5O प्लस HCl। इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Suiten-Bouman रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड Suiten-Bouman रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन विथ Grignard reagent. Like alcohols, phenols also react with Grignard reagent to form alkanes. जो एल्कोहल्स होते हैं जिस तरह से वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं उसी तरीके से जो फिनॉल होता है वो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है और एक एल्केन का फॉर्मेशन करता है। दिस इज एल्केन, ये जो है हमारा एल्केन है, ठीक है। और रिएक्शन किस तरह हो रहा है देख लीजिए। तो इस रिएक्शन में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे लिखना है। तो ये रिएक्शन बेटा ना याद होना चाहिए आपको, ठीक है। आगे बढ़ा जाए अब, चलिए अब आगे बेटा हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। जो बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन होता है, अभी तक हम लोग जितने भी रिएक्शन पढ़ रहे थे ना वो सारा रिएक्शन जो था हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण हो रहा था, OH ग्रुप के कारण हो रहा था, इस ग्रुप के कारण हो रहा था। अब जो आपको पढ़ना है वो इस मतलब एक ऐसा रिएक्शन पढ़ना है जो बेंजीन रिंग के कारण हो रहा होगा, ठीक है। देखिए ये फिनॉल है, इसका हमने ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाया तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल। दूसरे नंबर से, चौथे नंबर से और 6 वाले नंबर से 1 2 3 4 5 6 यस, पहले वाले मतलब नहीं, दूसरे से चौथे से, सॉरी दूसरा ये 1 ऐसे लिख लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 2 4 6 यानी दूसरे कार्बन से, चौथे कार्बन से, छठवें कार्बन से ट्राई यानी 3 बार ब्रोमीन जुड़ा है, ट्राईब्रोमोफिनॉल, और साथ में 3HBr जो होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, बेंजीन रिंग की वजह से हो रहा है। ये रिएक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बेंजीन रिंग की वजह से हो रहा है। एंड दिस इज बेंजीन रिंग, इसकी वजह से हो रहा है। दूसरा नाइट्रेशन होता है, पहला तो ब्रोमिनेशन। तो सवाल में बेटा ऐसे पूछता है कि आप 2 ऐसे रिएक्शन लिखिए जिसमें बेंजीन रिंग की वजह से रिएक्शन हो रहा है, या फिर अगर पहला वाला होता तो आप बेंजीन फिनॉल के ऐसे 2 रिएक्शन लिखिए जिसमें जो रिएक्शन होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण होता है। और फिर अगर इसको पूछना होगा तो 2 ऐसे रिएक्शन लिखिए फिनॉल के जिसमें बेंजीन रिंग के कारण रिएक्शन हो रहा है। तो ये बेंजीन रिंग की वजह से सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। हमने क्या किया, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करवा दिया। ब्रोमीन वाटर का मतलब हो गया ना कि ब्रोमीन को हमने वाटर में मिक्स किया हुआ है, उसके साथ रिएक्शन करवा दिया। तो क्या बनेगा 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल और साथ में HBr जो है वो बाहर निकल जाएगा। दूसरा है नाइट्रेशन, यानी फिनॉल का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करवा रहे हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। तो इसमें से H2O बाहर निकल जा रहा है और क्या बन रहा है 2-नाइट्रोफिनॉल, या इसको हम लोग ऑर्थोफिनॉल भी बोल सकते हैं। 2-नाइट्रोफिनॉल या ऑर्थोफिनॉल भी बोल सकते हैं। और 4-नाइट्रोफिनॉल पैरा भी ये होता है। तो 15% जो होता है आपका 2-नाइट्रोफिनॉल बनता है और 30 से 40% जो होता है वो आपका पैराफिनॉल बनता है। आई बात समझ में। तो ये कुछ रिएक्शंस है बेटा, इसमें अब आपको बताने वाली कोई चीज़ ही नहीं है बेटा। ये सारे रिएक्शंस ना आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। थोड़ा सा इसको ध्यान से आप पढ़ोगे ना बेटा तो सारे रिएक्शंस आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नाइट्रोसेक्शन। ये क्या है, फिनॉल रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड NaNO2 प्लस HCl एट लो टेम्परेचर 280 Kelvin टू फॉर्म para-nitrosofinol. The reaction which involve the substitution by nitrous group is called nitrosation. The para-nitrophenol can be further oxidized with dilute HNO3 to give para-nitrophenol. देखिए बेटा क्या है कि फिनॉल को जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं
ये देखिए इसका नाम है नाइट्रस एसिड, ये जो है दिस इज नाइट्रस एसिड। तो क्या बनता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पहले वाले से फिनॉल जुड़ा है और पैरा पोजीशन पे यानी चौथे नंबर से नाइट्रो जुड़ा है, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसको हम लोग फिर डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। ये पैरा नाइट्रस फिनॉल है और ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ठीक है। देयरफॉर द एबव मेथड इज यूज्ड टू गेट बेटर यील्ड ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है। तो ये आपका नाइट्रोसेशन कहा जाएगा और यह भी जो है फिनॉल का एक केमिकल रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं सल्फोनेशन पे। सल्फोनेशन का मतलब हो गया कि जब फिनॉल को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया जाता है अलग अलग टेम्परेचर पे, तो अलग अलग टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाने की वजह से अलग अलग कंपाउंड का भी फॉर्मेशन होता है। जैसे देखिए जब फिनॉल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 288 से 293 केल्विन पे रिएक्शन करवाएंगे तो ये चीज़ बनेगा हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा। और वही जब फिनॉल को 373 केल्विन टेम्परेचर पे H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ऑर्थो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ बनेगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये ऑर्थो प्रोडक्ट है और ये जो है पैरा प्रोडक्ट है। मतलब जब फिनॉल को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अलग अलग टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो प्रोडक्ट क्या होंगे, ऑर्थो पोजीशन वाले प्रोडक्ट होंगे और पैरा पोजीशन वाले प्रोडक्ट होंगे। आई बात समझ में। तो ये बेटा आपको याद रखना पड़ेगा कि जब फिनॉल को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं और टेम्परेचर 288 से 293 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या बनता है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन या सल्फोनिक एसिड बनता है, ठीक है। और अगर हम लोग 373 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। आई बात समझ में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए बेटा। उसके बाद है अल्काइलेशन, मतलब व्हेन फिनॉल इज हीटेड विथ अल्काइल हैलाइड्स। ये है अल्काइल हैलाइड जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड। In the presence of anhydrous aluminum chloride, it forms केरोसॉल। द रिएक्शन इज कॉल्ड फ्रिडल-क्राफ्ट एल्कलाइन रिएक्शन। इसी रिएक्शन को हम लोग फ्रिडल-क्राफ्ट एल्कलाइन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा फिनॉल है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दिया, मिथाइल क्लोराइड के साथ। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड तो क्या बनता है, 2 मिथाइल फिनॉल बनता है और 4 मिथाइल फिनॉल बनता है, ठीक है। 2 मिथाइल फिनॉल का मतलब हो गया कि दूसरे नंबर के कार्बन से, ये जो दूसरे नंबर का कार्बन है ना, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और पहले वाले कार्बन से जो है हमारा क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। फिर उसी तरीके से यहाँ पे देखिए हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, पैरा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है 4 मेथिल फिनॉल, यानी चौथे नंबर के कार्बन से फिनॉल जुड़ा है और जो हमारा पहले नंबर का कार्बन है वहाँ पर जो है हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्शन है बेटा, मैं यही कहूँगी कि ये रिएक्शन आपको सारे याद रखने पड़ेंगे। इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको बता दूँ और आप सारा उसको रट लें। इसको ना बेटा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना, समझ के अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला हमारा टॉपिक है बेटा, वो है स्पेशल रिएक्शन जिसको कहते हैं, जिसमें नेमिंग रिएक्शंस खास कर आते हैं। जो स्पेशल रिएक्शंस होते हैं ना वो ज़्यादातर नेमिंग रिएक्शंस होते हैं, जैसे कोलबेज रिएक्शन। व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एट अबाउट 400 केल्विन एंड अंडर 4 to 7 atmospheric pressure, sodium silicate is formed as major product. This on acidification gives salicylic acid and this reaction is called कोलबेज रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है, कोलबेज रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है। जैसे देखिए पहले हमारे पास क्या था, सोडियम फिनोऑक्साइड था, ठीक है। उसको हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया, किस टेम्परेचर पे, 400 केल्विन टेम्परेचर पे। क्या बना, फिनाइल सोडियम कार्बोनेट। उसका हमने फिर से
रीएग्रेट करवा दिया तो बना हमारा सोडियम सिलिकेट, यानी ये हमारा सोडियम सिलिकेट हो गया, ठीक है। उसको फिर हमने हाइड्रोलाइसिस किया, वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया तो हमारा बन गया सैलिसिलिक एसिड, इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड। ये जो है ना बेटा, इसी का नाम है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद कपलिंग रिएक्शन, ये क्या होता है? इन द अल्कलाइन मीडियम एन आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल कंबाइंड विथ एन आइस कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन benzene diazonium chloride to form colored substance called azodies. This reaction is called coupling reaction. इसी रिएक्शन को कहा जाता है कपलिंग रिएक्शन। आई बात समझ में? ये जो रिएक्शन है इसी का नाम है कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, इन द अल्कलाइन मीडियम एंड आइस कोल्ड solution of phenol combined with an ice cold solution of benzene diazonium chloride to form colored substance called azodies, and this reaction is called coupling reaction. देखिए क्या है, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हमने किसके साथ करा दिया? फिनॉल के साथ। तो क्या बना हमारे पास? पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक कलरफुल कंपाउंड्स होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और साथ में HCl बनता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। तो कलर की वजह से इसको हम लोग एजो डाई बोल रहे हैं और इस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। आगे बात समझ लें। अगला जो है वो हमारा इसको भी अगला है हाइड्रोजनेशन। फिनॉल कैन बी हाइड्रोजनेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट एट 430 Kelvin to give साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल, देखिए फिनॉल जो है ना उसको जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल और टेम्परेचर है 430 केल्विन के मतलब रिएक्शन करवाते हैं, इसको हीट करते हैं तो हमारा साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। देखिए ये फिनॉल है बट ये साइक्लोहेक्सेनॉल है, क्यों? यहाँ डबल बॉन्ड बीच में नहीं है ना, तो बेंजीन रिंग नहीं है इस वजह से। उसके बाद रिएक्शन विद जिंक डस्ट, देख लीजिए रिएक्शन विद जिंक डस्ट जो है, फिनॉल का रिएक्शन में जिंक के साथ करवा दिया, हीट करवा दिया तो हमारा बेंजीन बना और ZNO बन गया। उसके बाद है ऑक्सीडेशन। फिनॉल अंडरगोज ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड एंड प्रोड्यूस अ कंजुगेट डाइकीटोन नोन एज पैराबेंजोक्विनोन, और ये है हमारा, ये फिनॉल है, इसका रिएक्शन में किसके साथ करवा दिया? ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। क्रोमिक एसिड एंड प्रोड्यूस मतलब ऑक्सीडेशन विथ क्रोमिक एसिड, मतलब इसको ना हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक, ये है क्रोमिक एसिड, ठीक है, एंड प्रोड्यूस अ कंजुगेटेड डाइकीटोन। ये डाइकीटोन है जिसको हम लोग पैराबेंजोनोक्विनोन बोल रहे हैं और साथ में H2O भी बन रहा है। ये कंजुगेट डाइकीटोन्स है बेटा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये कुछ स्पेशल टाइप्स के रिएक्शंस थे जो कि जो हमारा फिनॉल है वो शो करता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, ठीक है। तो जो फिनॉल है, जिस तरह से अल्कोहल के बारे में आपने जाना था कि अल्कोहल क्या है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूज़ क्या हैं, उसी तरीके से जो फिनॉल है वह भी काफ़ी यूज़फुल सब्सटेंस है, काफ़ी यूज़फुल कंपाउंड है। इसके भी कई सारे यूज़ होते हैं, ठीक है। पहला तो यही हो गया, पहला इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग एक मिनट, इसका यूज़ हमने कहाँ किया था? साइक्लोहेक्सेनॉल। तो इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में क्या आता है? दूसरा, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकेलाइट्स। it is used in making
बेकेलाइट्स, इसका यूज़ होता है बेकेलाइट बनाने में किया जाता है, ठीक है। बेकेलाइट, इसका यूज़ कहाँ होता है? बेकेलाइट बनाने में होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड, तीसरा, इट इज़ यूज्ड as a preservative for ink, इंक को बचा कर रखने के लिए जो होता है इसका यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा इसका यूज़ होगा, इट इज़ यूज्ड in making, it is used in making azodize, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एजोडाइज के बारे में। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग, इट इज़ it is used in एक कीड़ा आ जा रहा है, इसकी वजह से सारा डिस्टर्ब हो जा रहा है। देखिए कीड़े की वजह से सब खराब हो जा रहा है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग phenolphthalein, it is used in making phenolphthalein, which is an acid base indicator, मतलब इसका यूज़ कहाँ होता है? फिनोफ्थलीन बनाने में होता है। और इस फिनोफ्थलीन का क्या यूज़ है? यह जो एक इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। छठवां हो जाएगा बेटा इसका, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग यहाँ पे लिखते हैं picric acid, which is used as an explosive, ठीक है। सातवां भी लिख सकते हो। सातवां आप क्या लिख सकते हैं? ड्रग्स, इसका यूज़ होता है ना ड्रग्स बनाने में होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ड्रग्स, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इस फिनॉल के यूज़ हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से यहाँ पे जो फिनॉल है वो आपका पूरा आज कंप्लीट हो जा रहा है। हमने अल्कोहल कंप्लीट कर लिया, अल्कोहल के डिफरेंट पार्ट्स उसके जो भी थे वो हमने कंप्लीट कर लिया, फिर फिनॉल हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है बेटा बच गया हमारे पास ईथर कंप्लीट करने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो के लास्ट में जैसा मैं हमेशा कहती हूँ बेटा कि जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अगर आपने चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियोज़ यहाँ से अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।
दूसरी बात ये बेटा कि बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो जनरल साइंस होते हैं तैयारी के लिए, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जनरल साइंस पूछे जाते हैं, उसकी आप तैयारी करवा दीजिए, उसका वीडियोस बना दीजिए। तो मैं उस पर भी काम कर रही हूँ और 2-3 दिनों के अंदर मैं आपको, मेरा जो दूसरा चैनल है कॉन्सेप्ट बाय पूनम मैम, वहाँ पे आप जो गवर्नमेंट जॉब के लिए साइंस आपको पढ़ाया जाता है, साइंस सिखाया जाता है, उस पर मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। और ये सारा जो है बेटा आपके हेल्प से ही हो पा रहा है, क्योंकि एक टीचर जो है कैसा है, अच्छा है या ख़राब है, कैसा पढ़ा रहा है, उसकी पढ़ाई का स्टाइल कैसा है, वो ठीक पढ़ा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें टीचर खुद डिसाइड नहीं करता है, जो उससे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। तो मैं भी ये नहीं जान पाऊँगी कि भाई मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, ये आप मुझे बताएंगे और इसके लिए आपको कमेंट करना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि भाई किस चीज़ की कमी हो रही है, जो मैं वीडियोज़ यहाँ से बना रही हूँ उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे आप बताओगे और आप ही मुझे मोटिवेट करोगे कि भाई आगे क्या करना है। और आपका जो मेरे लिए मोटिवेशन होगा वो यही होगा कि आप जो है कमेंट करते रहें, जिस तरह से आपने मुझे अब तक सपोर्ट किया है आगे भी सपोर्ट करते रहें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।